माननीय कार्यक्रम अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि अनुमति देने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जी अनुमति देने की कृपा करें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष साहब। हेलो जी, आवाज आ रही है। आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए आज का जो सफरनामा है बहुजन सफरनामा, उसमें जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाने के लिए अनुमति है। पुनः नमो बुद्धाय जय भीम। धन्यवाद। मैं आज के प्रथम वक्ता के रूप में माननीय रविता बोध जी से अनुरोध करता हूं कि आज के व्याख्यान पर अपने स्पीच रखें बहुजन सफरनामे पर। जी, बहुत बहुत साधुवाद बादल साहब जी, आप सभी को धन्यवाद। जय भीम। कार्यक्रम की शुरुआत महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मैं तीव्र नमन करती हूँ। समय समय पे हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी महामानवों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक, हमारे बड़े भाई और पिताजी तुल्य धम्म प्रकाश भारती जी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। एवं समस्त राज्यों के सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य सभी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। जैसे कि आज का कार्यक्रम है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में, विषय है बहुजन सफरनामा के वर्तमान नायक का संघर्ष यात्रा पर चर्चा। आज की अध्यक्षता कर रही हमारी बड़ी बहन उपासिका अंजू कुमारी बौद्ध जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। वक्तागण में मैं स्वयं हूँ और सम्मानीय BL कोहली जी है जो कि राष्ट्र कार्यकारी सदस्य है, कार्यवाहक सदस्य है। माननीय मधु बावलकर जी है तेलंगाना से, और संचालक में डॉक्टर माननीय DP अम्बेडकर जी है। लेकिन मैं अभी बादल जी की आवाज को सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। जैसा कि अभी जो लगातार हम सुन रहे हैं और ये सोच जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है धम्म प्रकाश भारती जी के लिए उनके मन में जो आई है, उनको मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। पुनः एक बार जय भीम और नमो बुद्धाय करती हूँ कि ये सोच आना मामूली बात नहीं है। ये बहुत बड़ी सोच, कई दिनों के संघर्ष का ये एक नतीजा होता है कि हम इस तरह कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करें, इस तरह के कार्यक्रम को होना चाहिए और ये बड़ा ही अच्छा विषय है। इस बहाने हम जितने भी अपने महामानव हैं उनको जान पाते हैं, समझ पाते हैं और उनके बारे में कुछ चर्चा करना और उनको पढ़ने का एक मौका मिलता है कि कैसे हम तैयारी करें। तो मैं अपने सब्जेक्ट पे आती हूँ। मैंने अपने सब्जेक्ट में आज के जो यात्रा पर चर्चा है, बहन जी को लेके ही अपनी शब्दों को रखूंगी, उनके सफरनामे को ही रखना चाहूंगी। कहते हैं हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसा ही दीदावर, ऐसे ही संघर्ष में, ऐसे ही आयरन लेडी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 बार मुख्यमंत्री बनी बसपा की आयरन लेडी, बहुत ही सम्मान से उनका नाम लिया जाता है बहन जी के रूप में। मैं उनको सलाम करती हूँ, उनके संघर्ष को मैं नमन करती हूँ और मैं उन्हीं के लिए कुछ शब्द अपने आज के कार्यक्रम में रखना चाहूंगी। गलतियों के लिए क्षमा चाहूंगी, काफी दिनों बाद मैं चर्चा रखने जा रही हूँ। सबसे पहले हम अगर बहन जी को याद करते हैं तो जो शुरुआती जो संघर्ष होता है वो परिवार से ही होता है। तो मैं एक छोटी सी उनकी पारिवारिक स्थिति को बताने की कोशिश करूंगी। समय मेरे लिए कितना दिया गया है सर? समय का थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा ताकि समय पे मैं अपने विषय को समेट सकूं। 15 मिनट। थैंक यू सर। जी सर मैं लेट हो गया थोड़ा, नेटवर्क की वजह से मैं जुड़ चुका हूँ।
अच्छा 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 जी, डीपी अम्बेडकर साहब जी, संचालक जी महोदय, मैडम, आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मेरा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, अभी फिर लेट जुड़ पाया। कोई मैं बात सॉरी, माफी चाहूंगा सभी से। कोई बात नहीं, आप समय पे जुड़ गए, हम आपको देख पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं। पुनः आपका साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अपने विषय पे पुनः आती हूँ। सबसे पहले अगर बहन जी का पारिवारिक जीवन देखो, घर से अपनों से ही शुरुआत हो जाती है। पारिवारिक जीवन में हम देखें तो जैसे कि उनके पिताजी प्रभुदास जी है, मूल रूप से जाटव बिरादरी के हैं, और उनकी छोटी सी नौकरी, सरकारी नौकरी है, छोटी सी नौकरी, जिसमें 6 भाई बहन वगैरह, जिसमें बहन जी का है पढ़ाई लिखाई। जब बहुत सी परेशानी आती है तो घर की जो महिला होती है उनको भी हाथ बटाना होता है, ताकि अपना जीवन है, पारिवारिक जीवन है, वो अच्छे से चल सके। और इसी तारतम्य में जो हमारी माता अब जो नहीं रही, रामरती जी, उन्होंने भी संघर्ष रूप एक डेयरी का काम शुरू किया दिल्ली में, और इस तरह अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे। जैसे कि बहन जी का सपना था कि वो एक आईएएस ऑफिसर बने, कलेक्टर बने, और हम सभी जानते हैं कि कलेक्टर क्यों बनना चाहते थे वो। बहुत ज्यादा डिटेल्स में इसलिए भी नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि इस चीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन बताना जरूरी भी है। जब तक हम संघर्ष को नहीं बताएंगे, हम आगे संघर्ष कैसे कर पाएंगे, अपनी राह कैसे चुन पाएंगे। इसलिए काफी संघर्ष रहा उनके जीवन में, अभी भी संघर्ष चल ही रहा है। कुछ संघर्ष को मैं सामने रखने की कोशिश करूंगी। और इस तरह उनका फिर दिल्ली में जाना हुआ, पढ़ाई लिखाई उनकी दिल्ली में ही हुई। दिल्ली के इंद्रपुरी, नई दिल्ली इलाके में वे रहते थे अपने माता पिता के साथ। और उनका जैसा कि सपना था कि उनको आईएएस बनना है, ऑफिसर बनना है, उसके लिए वे पढ़ाई कर रहे थे। पेशे से अध्यात्मिक काफी थे, पढ़ाई लिखाई करके अच्छे मतलब रहे हैं। इस तरह उनका जो पारिवारिक जीवन है वो यहाँ से शुरुआत होती है, और अपना उनका पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में होता है, अपने उन सपनों को साकार करने में ही होता है। रिश्तेदारों में सिर्फ एक बार ही आना जाना होता है जन्मदिन के अवसर पर, बाकी सब जो समय रहता है उनका अपना पढ़ाई लिखाई पे ही होता है। और इस पारिवारिक जीवन से वो राजनीतिक जीवन में कैसे उनका आना हुआ, इसको मैं बताना चाहूंगी। अपना समस्त जीवन जो है बहुजन समाज को अर्पित कर दिया। इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जीवन पर्यंत अव्याहत रहने का संकल्प लिया। अब बात संकल्प की जब आती है तो वादा और संकल्प में बहुत अंतर होता है। आपने गाने भी सुने होंगे, वादे तो टूट जाते हैं करके, तो ये बात सही है। लेकिन जो संकल्प कर लेता है वो संकल्पित होता है, जिसका एक घटा जाता उदाहरण हमारे साथ मान्यवर जी थे, और जितने नहीं आज भी हमारे साथ मान्यवर जी है, जिनके दिशा निर्देश में, जिनकी सोच पे, जिनके वो सारे विचार है कि आज बसपा जिंदा है, बसपा को हम जान सुन रहे हैं, और बसपा के होने का हम अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। तो ये जो संकल्प होते हैं वो संकल्प कभी भी नहीं तोड़े जा सकते। जैसे कि मान्यवर जी के जो संकल्प थे, उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया। बहन जी ने भी जो संकल्प लिया कि वे अविवाहित रहेगी और पूरा जो जीवन है बहुजन समाज को समर्पित करेगी, आज उस पे वो संघर्ष जारी है, वो अनवरत उनका जो प्रयास है वो जारी है। और उनका जो राजनीतिक जीवन है, अभी तक हम जो पृष्ठभूमि देख रहे थे वो उनकी पारिवारिक जीवन की थी, कैसी थी। उनकी राजनीतिक जीवन में जब हम आते हैं तो उनके राजनीतिक जीवन का एक घटना के साथ मैं बताना चाहूंगी, जो घटना समय समय पर सभी ने अवगत कराया, हमको बताया। घटना है 1977 की, आपने इसको सुना भी है। 1977 की है, जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी, और जिसके जो जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जो है, क्लब में हॉल है, सितंबर 1977 में जाति तोड़ो नामक विषय पर एक सम्मेलन बुलाया गया था। और इस सम्मेलन में अपने विचार रखने के लिए बहन जी को भी आमंत्रित किया गया था। और श्री नारायण जी जो है, राज नारायण जी जो थे, उस समय भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, और वे स्वयं ही जो सम्मेलन का जो संचालन होता है या संचालन जो करते थे, वो स्वयं ही उसका संचालन कर रहे थे। लेकिन जब संचालन करते समय उनके मुंह से बार बार जो शब्द आते थे, हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। वो जब भी कुछ बोलते थे संचालन के समय, तो बार बार उनके मुंह से जो हरिजन हरिजन शब्द जो चल रहा था, तो वो शब्द बहन जी को अच्छा नहीं लगा। और भी सुनने वाले थे, और भी जो लोग थे, शायद उन्होंने उन बातों पे उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बहन जी को ये शब्द कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चुभा। और जब बहन जी की बारी आती है कि बोलने की, जब बारी आती है बहन जी की, तब बहन जी उस शब्द को बोलती है,
कि जो आप हरिजन के नाम से संबोधित कर रहे हैं ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपको जब सम्मेलन में बोलने का मौका मिलता है, जो बहन जी बोलती है उनको कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा नारायण जी, देश में जब जाति तोड़ों की बात कर रहे हो, परंतु दूसरी तरफ सम्मेलन जो है सम्मेलन उसको जो संबोधित कर रहे हो, तो आप जिस शब्द से संबोधित कर रहे हो वो शब्द जातिवाद को बढ़ावा मिलता है उस शब्द से, मतलब आप जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हो। अर्थात क्या हरिजन शब्द जाति सूचक नहीं है? जबकि भारतीय संविधान में, यहाँ पे बहन जी भारतीय संविधान की जिक्र करती है कि भारतीय संविधान में दलितों के लिए हरिजन शब्द का कहीं नहीं उल्लेख किया गया, बल्कि अनुसूचित जाति शब्द का उल्लेख किया गया, उसका इस्तेमाल किया करो आप। जाति तोड़ों के नाम से जो बुलाया गया ये जो सम्मेलन है वो अनुसूचित जाति को गुमराह करने व आंखों में धूल झोंकने वाला नजर आता है। आपकी इस तर्कपूर्ण बातों को कुछ समाज के जो वहां पे लोग थे उन्होंने इसको सराहा। जो राजनारायण एवं जनता पार्टी की जो सरकार थी उसके नाम से जो शिक्षित लोग वहां थे वो समझ पा रहे थे उस शब्द का अर्थ, तो उन्होंने उसको राजनारायण जी को के नारे लगाने लगे मुर्दाबाद करके, और बाबा साहब आम्बेडकर अमर रहे इस टाइप के नारे गूंजने लगे। और यहीं से जब बहन जी को लोगों ने जाना परखा और उनकी बातों का लोहा मानने लगे। लेकिन संघर्ष तो संघर्ष होता है, जब किसी को सफलता मिलती है तो उसके साथ संघर्ष भी शुरू होता है, और यहाँ से बहन जी का संघर्ष शुरू हो गया। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा सराहा, तो कुछ लोगों ने महिला होने के नाते उनसे एक बोलना चाहिए कि विरोध भी शुरू हुआ। लेकिन जो उनको परखने वाले थे वो तो परख ही लेते थे। इस बीच ये जो सारी जो बातें हैं वो मान्यवर जी के पास जाती है, और मान्यवर जी उस समय बामसेप के कार्यक्रम में व्यस्त रहते थे, और उन्होंने आपकी बातों का जो है मतलब बहन जी की बातों को काफी सराहा। बामसेप के नाम से वे जो संगठन चला रहे थे उनके पास एक जब बातें जाती है तब वे सोचते हैं कि आपसे मिला जाए, बहन जी से मिला जाए, और मान्यवर जी काफी जानकारी हासिल करते हैं और अपने एक साथी को लेके बहन जी के घर जाते हैं। उन जैसे ही वो उनके घर जाते हैं तो सामने पुस्तकों का जो एक ढेर दिखता है उससे पता चल जाता है कि वो क्या करना चाहते हैं। बहन जी से वो बात करते हैं, पूछते हैं कि आप आगे क्या करना चाहती है। जैसे कि बहन जी का सपना जो था आईएएस ऑफिसर बनने का, कलेक्टर बनने का था, ये सारी चीजों को बताती कि मैं कलेक्टर क्यों बनना चाहती। मान्यवर जी पूछते कि कलेक्टर क्यों बनना चाहती है, वो बताती है कि यहाँ जो संघर्ष है, जो छोटे लोग हैं या जो कमजोर लोग हैं उन पे जो दबाव है तो मैं उन चीजों को ठीक करना चाहती हूँ, समानता का एक जो अधिकार है वो दिलाना चाहती हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें होती है, इसलिए मैं कलेक्टर बनना चाहती हूँ। मान्यवर जी उनका जवाब सुनकर खुश होते हैं, और फिर वो पूछते हैं कि कलेक्टर के मायने क्या होते हैं। बहन जी को बताते हैं कि सही मायने में समाज की सेवा कर सकती है और करना चाहती हो तो आपको राजनीति में आना होगा, क्योंकि कलेक्टर भी जो होता है वो भी जो शासन के जो वो रहते हैं वहां पे, जिस शासन जो सरकार रहती है उनके अंडर ही वो चलते हैं। तो कलेक्टर भी कभी कहीं भी कहीं स्वतंत्र नहीं होते। जिस देश में जिस सरकार रहती है सरकार के जो आदेशों का पालन करना ही कलेक्टर का कार्य होता है। तो इस तरह बहन जी से बातें होती है मान्यवर जी की, और काफी प्रभावित होती है बहन जी मान्यवर जी की बातों को लेके, क्योंकि मान्यवर जी की जो बातें होती है, दो शब्द मैं मान्यवर जी के लिए भी कहना चाहूंगी। मान्यवर जी की एक खास खूबी होती है, चाहे वो उनका भाषण तो हमेशा सिंपल सा बात करने का ही रहता था, कि चाहे वो एक व्यक्ति से भी बात करे तो उनकी बातों में कभी बदलाव नहीं होता था, चाहे वो 50,000 लोगों के बीच में भी बातें करे तो बातें करने का जो एक स्टाइल होती थी वो एक जैसे ही होती थी। मतलब वो भाषण नहीं देते थे, लोगों को समझाना, बातचीत करना, ये उनकी एक क्वालिटी है। और इसी क्वालिटी के साथ जब वो बात करते हैं बहन जी से तो बहन जी सारा चीज समझ जाती है और मान्यवर जी की बातों को समझने लगती है और उनकी बातों को वो मान लेते हैं। और इस तरह यहाँ से बहन जी का संघर्ष शुरू होता है। मैंने कहा ना, संघर्ष जो विरोध जो अपनों से ही होता है, लेकिन जैसे कि उनका सपना था कि उनके पिताजी चाहते थे कि वो आईएएस बने, वो परिवार के बीच में रहे, राजनीति वगैरह उनके पिताजी को पसंद नहीं थी, तो वहां से विरोध हुआ। और फिर बहन जी को बस सिर्फ एक जोड़ चप्पल जो पहने थे और जो कपड़े पहने थे, बस उन्हीं को लेके उनको निकलना पड़ा। और इस बीच जो संघर्ष बहन जी का हुआ उसको बस बोलते हुए भी आंखें नम हो रही है कि कैसे
महीना भर उन्हीं कपड़ों को पहनना, चप्पलों को पहनना, रूखे सूखे खाना, यहाँ तक कि उनके जो आज ये बाल देखने को मिलते हैं, वो उनका अपना शौक नहीं था। वो बाल को कटवाने का शौक नहीं था, उनके पास समय नहीं था कि कंघी छोटी कर सके और बाहर निकल सके। उन्होंने देखा कि बालों के लिए भी मुझे समय नहीं है, तो उन्होंने पकड़ा एक कैंची और अपना ही पहले बालों को खुद काट दिए, ताकि उस समय का बचत करके सामाजिक जो परिवर्तन लाना चाहते थे बहन जी, हमारे लोगों के लिए लड़ना चाहते थे बहन जी, उस चीज़ों को लिए वो समय नहीं था कि वो बालों को संवार सके। इसलिए उन्होंने पहली जो चीज़ें हैं अपने बालों को ही काटा, ताकि समय की बचत हो सके और समय पे वो निकल सके। पागलों की तरह बिना खाना खाए जैसे है वैसे पागलों की तरह कार्य करते रहे, पागलों की तरह कार्य। ये पागलपन ही है कि आज बहन जी 4-4 बार मुख्यमंत्री बनी है। ये पागलपन होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम किसी संगठन में कार्य करते हैं या कोई संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हमको पागल होना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह दर-बदर, भटक-भटक के आज ये कार्य को यहाँ तक के लाई, उस बीच बहुत संघर्ष रहे। खाना नहीं, पीना नहीं, लोगों की जलील बातें सुनना, एक महिला का जो कि अछूत महिला कही जाती थी, उस समय महिलाओं का बाहर निकलना भी कितना मुश्किल था और वो महिला घर से निकल के वो संघर्ष कर रही है, सोचो लोगों की वो नज़रें, लोगों का वो तीखापन, वो सारी चीज़ों को झेलते हुए वो आगे बढ़ते रहे। और बहुत अच्छा एक दिन आया अपने जीवन में और सारे चीज़ों का जवाब देते हुए वो 3 जून का समय जो था हमारे लिए, जिसको मैं स्वर्णिम समय बोलूँगी, हमारे बहुजन समाज के लिए गर्व करना चाहिए वो 3 जून के समय के लिए, कि 3 जून 1995 में पहली बार हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनी। और सपने उनके थे कि वो बहुजनों के लिए क्या करे, वो दबे-कुचले लोगों के लिए क्या करे, वो कैसे कार्य करे, उन्होंने उस पे काम करना शुरू कर दिया। और ये बात हज़म नहीं हुई, क्योंकि वीडियो लोगों है। को पता चल गया था कि बहन जी मुख्यमंत्री बनने वाली है। तो मुलायम सिंह यादव ने भारी तादाद में 2 जून को ही, 1 दिन पहले ही, मुलायम सिंह यादव ने भारी तादाद में अराजक तत्वों को इकट्ठा किया और जहाँ पे वे अतिथि गृह में ठहरी हुई थी बहन जी, उन पे जानलेवा हमला किया। ये है तो उस समय उनकी जान भी जा सकती थी। उन्होंने नहीं डरे और अनवरत अपने कार्य को करते रहे और वो अपने काम को करते-करते उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री का जो कमांड है वो सँभाली, ये बहुत बड़ी बात है। यूँ ही महन जी को आयरन लेडी नहीं कहा जाता है और उनको और जब 17 अक्टूबर 1995 को बिना किसी कारण के लगभग साढ़े 4 महीने पश्चात ही सरकार से समर्थन वापस लिया गया। बहन जी किसी के सामने झुकी नहीं, ना ही किसी से रिक्वेस्ट की। बहुत स्वाभिमानी थी बहन जी, जिसका उल्लेख और भी आगे मैं बताऊँगी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया राज्यपाल को। कुछ लोग और होते तो वो गिड़गिड़ाते कि ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत स्वाभिमानी, उन्होंने अपने स्वाभिमान से अपने बात का कार्य को रखा, अपनी बातों को रखा और राज्यपाल जी को फिर उन्होंने पत्र लिखा, जिसमें लिखा था कि मेरी सरकार 4.5 माह का कार्यक्रम जो कार्यकाल था, एक अत्यंत सफल उपलब्धि का रहा। जंगल राज समाप्त कर कानून का राज स्थापित करने में हम सफल रहे। ये छोटा समय ज़रूर था, लेकिन उसमें हम सफल रहे। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री स्तर में विकास कार्यों की मंडल स्तर पर गहन समीक्षा कर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई गई। सबसे बड़े प्रदेश की बागडोर संभालने के बाद बिना किसी धर्म, जाति का भेदभाव किए बिना सबसे गरीब, असहाय व्यक्ति की सरकार में भागीदारी का एहसास हो तथा मजलूम तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित में अनेक निर्णय लिए, जिनसे समाज में संतुलित विकास की प्रक्रिया तेज हुई और तेजी से प्रारंभ हुई। इस तरह के संघर्ष अनवरत बहन जी के साथ चलते रहे। ऐसे ही संघर्ष जो रहे, तो बहन जी ने अपनी जो क्षमता है, अपनी क्षमता को सिद्ध किया कि बहन जी क्या कर सकती है। और आयरन लेडी का जो किताब है उनको उनके नाम से जो द आयरन लेडी मायावती नामक जो किताब के लेखक है, मोहम्मद जमील अख्तर के साथ अख्तर जी, जो उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं किताबों में कि बहन जी को द आयरन लेडी मायावती ये बुक क्यों लिखी गई और किस कारण से लिखी गई। तो इस तरह से उनका जो कार्यकाल था, वो सारा चीज़ वो उस बुक में लिखा हुआ है, कभी आपको समय मिले तो ज़रूर पढ़ेंगे। अब बहन जी जब का जो प्रारंभिक प्रतिरोध था, वो तो शुरुआत से पिताजी से ही हो गया था।
क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो मना किया था कि बसपा की सरकार में उनको नहीं जाना था, उसका अभी शुरुआत नहीं हुई है और वो कैसे संघर्ष करेगी। अगर तुमको जाना है तो नामचीन पार्टियों में जाओ, तो यहीं से उनकी मुश्किलें शुरू हो गई थी और वो सारी मुश्किलों को अपने जीवन में आने वाली सारी मुश्किलों को झेलने के लिए मजबूत बनाया खुद को, अपने आप को, और वो आगे बढ़ते गए। उनको बहुत अच्छे साथी, गाइडलाइन, महागुरु, पितामह, जैसे कि भीष्म पितामह का नाम जो लिया जाता है उसका नाम यूं ही नहीं लिया जाता है, हमारे लिए पितामह, और सब कुछ मान्यवर जी के दिशा निर्देश में हम जी आगे बढ़ते गए और 4 बार जो मुख्यमंत्री बनना, इतने बड़े बहुलता वाले राज्य में जहाँ मनुवादियों का एक तरफा राज है, ये छोटी मोटी बात नहीं। हमें अपनी महिला होने पे गर्व होना चाहिए। बहन जी के जो नक्शे कदम पे जो हम बात करते हैं, तो हमें उनसे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कितना बड़ा संघर्ष के बावजूद बहन जी वहां पे गई है और इस तरह के कार्य रहे। उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन की सरकार बनी 1973 में, तो मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में 4 दिसंबर 1993 में शपथ ग्रहण की थी और यहाँ पे भी बहुत कुछ दुखद बातें हुई है। अवसर और एजेंडा बहन जी खुद ही बनाती थी कि किस अवसर पे क्या करना चाहिए, अपना एजेंडा खुद ही बनाती थी। जैसे कि बहन जी ने अपनी जो क्षमता सिद्ध की, उत्तर प्रदेश में तब कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि बहन जी ने करीब 1,45,000 गुंडों, अपराधियों आदि को जेल की सलाखों के पीछे कैद करना पड़ा था। करीब 1.5 लाख लोगों को जेल में बंद करने के कारण ही जो बहन जी है, जो आयरन लेडी का खिताब अर्जित किया। 4.5 महीने के अल्प शासन काल में बहन जी ने बतौर मुख्यमंत्री अपनी छाप छोड़ी और बहन जी ने कहा था कि ये जो 6 महीने का समय है, इस 6 महीने को जो है, मैं 6 साल का वर्क करके दिखाऊंगी, और वो काम कर दिखाया, जिसका प्रमाण जो है, जहां तहां जो हमको एक बौद्धमय नगरी दिखती है, उत्तर प्रदेश जो बौद्धमय नगरी दिखती है, ये उसी का प्रमाण है कि 6 महीने के शासनकाल में 6 साल का जो शासनकाल होता है, वो भी उससे भी ज्यादा उन्होंने काम करके दिखाया है। जो इस तरह के बहन जी के कार्यकाल थे और सामाजिक परिवर्तन के लिए सत्ता जरूरी है, ये बात बिल्कुल सही है। और सत्ता में रहते ही ये सारे कार्यक्रम, सारे सपने पूरे कर सकते हैं। जैसे कि बहन जी ने कहा था कि मुझे कलेक्टर बनना है, तब मान्यवर जी ने कहा था कि ऐसे कई कलेक्टर आपके आगे पीछे फाइल लेके खड़े रहते दिखेंगे, आपको लाइन लगे खड़े रहेंगे कि आपके आदेश क्या है, जिस आदेश का हम पालन कर रहे हैं। और ऐसे ही एक घटना है, ये घटना मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, यह है बारामबकी की एक घटना है। इस घटना में हुआ यूं था कि आकस्मिक विजिट के लिए बहन जी ने अपने कुछ IAS ऑफिसर और SP को भेजा था वहां पे कि ये लोग समय पे कब आते हैं और कब नहीं आते हैं, जबकि समय वहां 11 बजे का, अधिकारियों को 11:30 बजे तक पहुंचने का था, 12 बजे तक भी नहीं आए। जब एक जो वहां के जो अधिकारी थे, ऑफिसर बारामबकी के, 13:30 में आए थे, मतलब पूरे 2.5 घंटे लेट। तब तो दफ्तर जब देर से आए, तब बहन जी ने क्या किया, सीधा कलेक्टर को सस्पेंड किया। मतलब ये ताकत होती है शासन में। बताने के पीछे कारण ये था कि बहन जी जो कलेक्टर बनना चाहती थी, आज उनके पास ये पावर था कि उस कलेक्टर को सस्पेंड करने का पावर बहन जी के पास आ गया था। ये संकल्प होते हैं, हम इसको संकल्प के रूप में लेते हैं, क्योंकि ऐसा संकल्प बहन जी ने करके घर से निकले थे और इसको पूरा भी किए हैं। तो इस तरह की जो संघर्ष की बातें आती है, ऐसे बहुत से संघर्ष है जिसको हमारे और भी वक्तागण ने बता चुके हैं। बहन जी के जिस समय वहां जो मनुवादी की जो सरकार हुआ करती थी, हर जगह एक मनुवादी का एजेंडा दिखता था। उस बीच बहन जी ने जो बहुजन समाज के जितने नायक थे, उन नायकों को तो हम जानते भी नहीं थे। बाबा साहब के अलावा जितने भी हमारे महानायक है, उनको जानने का, परखने का, समझने का, पढ़ने का जो अवसर हमको मिला है, जिसके प्रति हमको ललक मिली है, वो ललक, वो चाहत हमको मान्यवर जी ने मिली है। ढूंढ ढूंढ के सारे महामानवों को के इतिहास को उन्होंने लिखा, इतिहास को हमको बताया, और उस चीज को सामने लाने का, मुक्ति के रूप में स्थापित करने का जो कार्य है, एक प्रकार से एक बौद्धमय भारत का सपना अगर कोई देखना चाहता है, तो एक बार यूपी चले जाए। जो सम्राट अशोक का सपना था, बौद्धमय भारत, बाबा साहब का तो सपना था कि पूरा विश्व बौद्धमय हो। उसकी एक झलक मात्र अगर देखनी है तो यूपी को ही चले जाए और बहन जी के संघर्षों की गाथा बोलना चाहिए उसको।
उसको देखना है तो यूपी चले जाए, आपको हर चौराहों में, हर सड़कों में, हर मार्गों में, हर विश्वविद्यालय में सिर्फ बाबा साहब हमारे बुद्ध और वो महामानव जिन्होंने इस संसार को रचा, यहाँ के चीजों को रचा, जिन्होंने सिखाया इंसान क्या होता है, समानता क्या होती है, इंसानियत के तौर पे जीना क्या होता है, ये जो चीजें सिखाई जिनको हम जानते नहीं थे, उसको वहां जाके हम देख सकते हैं कि ये सब चीजें क्या है। और इस तरह जो बहन जी ने जो स्मारक जो बनाए हैं, जैसे कि 200 एकड़ में जमीन अलॉट भी की, सेक्शन ऐसे मैं बहुत सारे इसको गिनाना नहीं चाहूंगी, जो कि हम कंटिन्यू गिनते हैं, देखते हैं, परखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन जी द्वारा जो स्थापित स्मारकों का सामाजिक जो महत्व है, उस महत्व को हम भली भांति समझते हैं। अगर हम उसी पे थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो कई पार्क है, सामाजिक कल्याणकारी सांस्कृतिक योजनाओं की शुरुआत की उन्होंने। उनके द्वारा स्थापित पार्क है, भवन है, स्मारक है। कथनी और करनी क्या होती है, इस चीज को साबित किसी ने किया तो वो बहन जी ने किया, जो कहा उसको किया। वरना हम देखते हैं कि कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। लोग जाके बड़े बड़े जगहों पे भाषण तो दे देते हैं, पर वो भाषण तक सीमित होता है, वो सिर्फ उस मंच तक सीमित होता है, स्टेज से नीचे उतरे फिर भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था। लेकिन ये कथनी और करनी में जो एक समावेश जो दिखता है, जो एक रूपता दिखती है, वो बहन जी के कार्यकाल में हम देखते हैं। जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया है। और इस तरह बाबा साहब को एक सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में जो बाबा साहब के सपनों को साकार करने की जो बातें हैं, वो बहन जी ने कही है। मैं छोटी सी एक घटना बताना चाहूंगी कि पहले के जो राजा रजवाड़े थे, उनके पास सिर्फ 2 ही काम हुआ करते थे, या तो युद्ध लड़े या फिर पूरा मतलब अपना नाच गाना मनोरंजन, ये 2 ही काम होते थे। एक बार राजा को सूझा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि अंधों को मीटिंग की जाए, अंधों को बुलाया जाए। उन्होंने कुछ अंधों को बुलाया और उनके सामने उन्होंने हाथी रख दिया। ये घटना ये क्या बोलेंगे, उनके सामने हाथी रख दिया कि आप बताइए हाथी कैसा होता है। किसी ने पूंछ पकड़ा, किसी ने पाँव पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ा, किसी ने कान पकड़ा। सभी अंधों को पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो किसी ने कहा झाड़ू जैसा, किसी के हाथ में पूछा है, किसी ने कहा था सुपे जैसा, किसी ने कहा था खंबे जैसा, तो किसी ने कहा था कुछ। तो इस तरह का जो कार्यक्रम, इसको बताने के पीछे मेरा ये उद्देश्य है कि हम राजनीति को, हम संगठन को, बाबा साहब समग्र है, बाबा साहब समग्र है। किसने उनकी राजनीति को पकड़ लिया तो उनको लगा राजनीति संपूर्ण है, किसने सामाजिक संगठन को पकड़ लिया, विचारों को, उनको लगा सामाजिक है, किसी ने धार्मिक। लेकिन मान्यवर जी ने बहुत अच्छे से इस चीजों को रखा कि राजनीति, बाबा साहब की राजनीति को अगर हम लेके चलते हैं तो किस तरह करें। बहुत बड़े इंजीनियर थे, कुशल थे, कुशल राजनीतिज्ञ मान्यवर जी ने, उन्होंने इस चीज को पकड़ा और आज यहाँ तक हम जो सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ये मान्यवर जी का था। और मनुवादी आज भी वही काम कर रहे हैं कि अंधों की भीड़ में हमको लड़ाया। अंधे यानी अज्ञानी, वे तो अंधे थे, वो अज्ञानी थे। जो राजा थे उसको मैं मनुवादी के रूप में लेती हूँ, और जो अंधे थे वो अज्ञानी के रूप में मैं उनको लेती हूँ। कि अज्ञानी को क्या चीज दिखता है, वो क्या टटोलते हैं, और जो ज्ञानी होते हैं, उन ज्ञानियों को की तुलना में मेरे बड़े भाई और पिता तुल्य राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो संस्थापक अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के हैं, मैं उनको लेती कि उन्होंने क्या चुना और क्या हमको दिया। तो मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि किस तरह हमारे इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हो, कितने अच्छे अच्छे विषय सामने लाके दे रहे हैं कि हम मजबूर हो जाए अपने महामानवों को बताने के लिए, हम मजबूर हो जाए उनके संघर्ष को बताने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए, ताकि हमारे साथ साथ सारा संसार जान सके कि सफलता यूं ही नहीं मिलती है। संघर्ष और ये जो सफरनामे हर किसी के नहीं बनते हैं। कहते हैं कि जो नेता बिकते नहीं है, कहते हैं जो नेता बिकते नहीं है, उनकी तस्वीरें बिकती है। आप अपने बहुजन समाज के घरों में जाके देख लीजिए, आपको मान्यवर जी की तस्वीरें दिखेगी, आपको बहन जी की तस्वीरें दिखेगी, आपको बाबा साहब की तस्वीरें दिखेगी। ये वो नेता है, ये वो संकल्पित नेता है जो कभी बिके नहीं, इसलिए आज उनकी तस्वीरें बिक रही है। तो ऐसे बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें है, 15 मिनट में मुझे समेटना है और समझ में नहीं आ रहा कि 15 मिनट में क्या क्या बताऊं, क्योंकि बहन जी का जो सफरनामा है इतना बड़ा है कि एक दिन भी नहीं होगा। बाबा साहब को लेती तो पता नहीं कितने दिन तक बोलते रहे। मान्यवर जी की बातों को तो मैं अभी शुरुआत भी नहीं कर सकती, क्योंकि 15 मिनट मान्यवर जी के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं।
एक लंबा समय रहता है मुझे कि मैं मान्यवर जी को बोल सकूं। बहन जी के कार्यक्रम को मैं अगर बताना चाहूंगी, उनके द्वारा स्थापित चीजों को बताना चाहूंगी तो बहुत बड़ी लिस्ट है। किस तरह लोगों से लड़ झगड़ के बहन जी ने यहाँ तक सफर किया। एक छोटी सी घटना अभी अभी वायरल, आप लोगों ने भी सुना होगा। करोड़ों की जो बहुजनों की जो प्रतिमाएं है, स्मारक है, स्कूल है, सारी चीज को बनाए। हमारे जलनखोर जो सामाजिक नेता है उनको नहीं दिखा। और जो 5,000 की जो एक गणेश की मूर्ति जब किसी को दिए तो लोगों ने व्हाट्सएप में वायरल कर दिया, बहन जी ने वो मूर्ति दान कर रही, तो बहन जी ने गणेश। अरे तो उस समय आप लोग ने क्यों नहीं देखा कि पूरे यूपी के उन्होंने बौद्धमय बना दिया था? उस समय वे लोग कहाँ गए थे? उस समय उनके संघर्ष को किस तरह लड़ झगड़ के वो किसी स्मारक स्थल को बना रहे हैं, तो कहीं आम्बेडकर गौतम बुद्ध के विहार को बना रहे हैं, कहीं समता मूलक चौक को बना रहे हैं, कहीं मान्यवर कांसीराम स्मारक स्थल बना रहे हैं, कहीं बिरसा मुंडा की चीजों को बना रहे, ऐसे न जाने कितनी रमाई रैली बना रहे, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बना रहे हैं, विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की भागीदारी का भवन बना रहे हैं, न जाने कितनी सारी चीजें बना। उतने समय लोग कहाँ गए थे? एक मूर्ति, क्योंकि वो राजनीति की है, उनसे सीखना पड़ेगा राजनीति कैसे की जाती है। उनके संघर्ष को, उनको जीना, उनको समझना, उनको पढ़ना पड़ेगा। चित्र सब कुछ नहीं बोलते, उनके संघर्ष को जानना पड़ेगा तब कहीं, क्योंकि लोग यूं ही बोल देते हैं कि ऐसा है वैसा, लेकिन हमको सुनना है, समझना है, उनके संघर्ष को देखना पड़ेगा, हमको कैडर अटेंड करना पड़ेगा। जब तक हम कैडराइट होंगे नहीं तब तक हम महामानवों के बारे में बहुत अच्छे से जान नहीं सकते। और एक बहुत अच्छे कैडर का ही काम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा करती है, जिसमें हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय आचार्य जी किशोर बौद्ध जी को मैं साधुवाद देती हूँ कि उनके माध्यम से बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है, समझने को मिलता है। और इस तरह बहुत सारे कार्यों को बहन जी ने जो कहा वो कर दिखाया। शायद मेरा समय हो रहा है, कहने के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, आज के लिए बस इतना ही। तो मैं ध्यान से आपने मुझे सुना, मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद अर्पित करती हूँ। और एक दो शब्द के साथ मैं अपने बातों को विराम देती हूँ। वो शब्द है, इसको मैं बताना चाहूंगी। मैं न थकी, ये बहन जी के लिए दो शब्द है। मैं न थकी और न मेरे पाँव थके, मैं न थकी और न मेरे पाँव थके, कभी न हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का, इसलिए परिवर्तन जारी है, इसलिए परिवर्तन जारी है। समस्त महामानवों को अभिनंदन करते हैं, नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मान्यवर, जय भीम। साधु साधु साधु। संचालक जी आगे बढ़ाएं, अब आप जुड़ चुके हैं। अगर नेटवर्क वीक है तो मैं हमारे द्वितीय वक्ता माननीय BL कोरी साहब से अनुरोध करता हूं कि आप अपने माइक को अनम्यूट करते हुए अपनी बात को रखें। जी सर, आज की बहुजन सभा में शामिल सभी धर्म प्रेमियों से नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में सत्सत नमन। विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मानव कांसीराम साहब तथा बहुजन समाज में समय समय पर अवतरित हुए वीर योद्धाओं एवं वीरांगनाओं और सभी के चरणों में सत्संग। हम सबके मार्गदर्शक साधक राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय बौद्ध सभा के संस्थापक परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब, कार्यकारिणी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, स्मरणीय
आरबीएम के सभी पदाधिकारियों तथा हम प्रेमियों के दिलों की धड़कन परम श्रद्धेय किशोर बॉस साहब आज के वेबिनार का अध्यक्षता कर रही उपासिका बहन कुमारी मंजू बौद्ध जी, राष्ट्रीय सचिव महिला विंग, उपभोक्ता उपासिका रविता बौद्ध जी, राष्ट्रीय सचिव महिला विंग एवं माननीय मध्य पवालकर जी तेलंगाना, भारत देश के राष्ट्रीय मौन महासभा के साथियों, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद एवं अभिवादन में नमो बुद्धाय जय भीम। आदरणीय साथियों, जैसा कि आप सभी को पूर्व से विदित है, और इस जनवरी माह का जो बहुजन सफरनामा है वह वर्तमान नायक बहन कुमारी मायावती जी के जीवन संघर्ष के यात्रा वृत्तांत पर निर्धारित है। और हम सभी लोग इस जनवरी माह के हर शाम 8 बजे एक दूसरे का उद्बोधन बहन जी के जीवन संघर्ष को सुनते आ रहे हैं। आज मुझे भी बहन जी के जीवन संघर्ष पर अपना विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। बहन जी का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में हुआ था। बहन जी के पिता श्री गौतम बुद्ध नगर में एक डाकघर में कर्मचारी थे। बहन जी के 6 भाई हैं और 2 बहनें हैं। बहन जी अपनी शिक्षा को पूरी कर शिक्षक की नौकरी करते हुए आईएएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन वह कालखंड मानवर कांशीराम साहब का भारत देश में बन चुका था। देश में बहुजन समाज जन जागरण का काम भारत देश के गांव-गांव, शहर-शहर में आग की तरह फैला जा रहा था। बहन जी घर वालों के काफी विरोध के बावजूद मानवर कांशीराम साहब के वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा को सुना जाना और बहन जी मानवर जी के बहुजन मार्गदर्शन, जो भारत देश के बहुजन समाज के सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दशा थी और आज भी है। मानवर साहब के बहुजन कल्याण और देश में बहुजनों की सत्ता कैसे कायम होगी के मार्गदर्शन शास्त्र को बहन जी ने समझा और देश में बहुजनों की सत्ता कायम करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और लक्ष्य के पूर्ति में कोई किसी तरह से रुकावट न पैदा हो, उन्होंने जीवन भर अविवाहित होना स्वीकार कर प्रण किया। बहन जी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री बनी। किसी भी मिशन की सफलता के लिए खुद की वह सोच जो सर्वहिताय हो और खुद की मेहनत जो सबके लिए उदाहरण बने। बहन जी भी 10-10, 20-20 लोगों की
मीटिंग करती थी, जैसा कि मानवर साहब खुद लोगों को तैयार करते थे। आज बहुजन समाज को उनका इतिहास, उनका बौद्ध धम्म बताकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब, मानवर कांसीराम साहब के बहुजनों की सत्ता के मार्ग को अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है और आज विश्व जगत बहन जी को आयरन लेडी के नाम से पुकारता है। और भी हमारे वक्ता साथी हैं, समय काफी हो चुका है। बात अपनी समाप्त करने से पहले मैं थोड़ी कुछ कविता के माध्यम से जो अपना बौद्ध धम्म है और भारत देश में सम्राट अशोक के समय जैसा बौद्ध धम्म फल फूल रहा था और आज क्या स्थिति है, बौद्ध धम्म के अनुयायी जो बहुजन समाज है, कठपुतली की नाच बिन मेघा संग गरजे और तड़पे, धरती कांपत नित अंबर दिन में चमके, बुद्ध पग रहा भारत देश, बुद्ध और उनका ज्ञान फैल गया संसार, पलक झपकते बिन पग चलते भगवान, सब 33 करोड़ रह गए भारत देश, मेघा रे मेघा रे मेघा रे बरसो बुद्धम धम्मम संघम शरणम गच्छामि। जात धर्म भाग भगवान का ठेका, पालन पोषण मठ मंदिर दान गली की भीख, बुद्ध ज्ञान विवेक नैतिकता के दाता, हर दिन एक घर दान का भोजन भावे, पल में संसार भ्रमण करे भगवान, भक्तों को भोजन तक का ना हुआ चमत्कार, गरजो रे गरजो रे गरजो रे मेघा, बुद्धम धम्म शरणम गच्छामि। भारत रहा अपना विश्व गुरु महाज्ञानी, नालंदा तक्षशिला विश्व की पाठशाला, बुद्ध का दाता भारत बना अंधभक्त, ज्ञान पर अविश्वास पत्थर पर करे विश्वास, विश्व की पाठशाला धू धू कर जल गई, ज्ञान का दाता बुद्ध स्थल बन गए चारों धाम, तड़पो रे तड़पो रे तड़पो रे मेघा, बुद्धम धम्मम संगम शरणम गच्छामि। नमो बुद्धाय। जय हिंद। साधु साधु साधु। जी संचालक महोदय, जी आगे आगे वक्ताओं को बोलने का अवसर दिया जाए। संचालक जी अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, तो मैं मधु बावलकर साहब से अनुरोध करता हूं कि अपने माइक को अनम्यूट करें और अपना व्याख्यान रखें। माननीय मधु बावलकर साहब। जी सर, अनम्यूट हो गया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ जी, थैंक यू। महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध, उन्हीं का ही समता का आंदोलन आगे लेके जा रहे गुरु रविदास, गुरु कबीर जी,
छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा और भारत के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, और इस बहुजन समाज के अंदर में जो बाबा साहब को संदेश दे जाने वाले समतामूलक समाज बनाने के लिए आज के बहुजन जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जिन्होंने बाबा साहब को जिसने जन जागृति की, ऐसे हमारे बहुजन महानायक मान्यवर कांशीराम जी, तमाम बहुजन आंदोलन में जो जिन महापुरुषों ने काम किया, उन सभी के कार्यों को, उनके विचारों को त्रिवादन करता हूं। और वैसे ही हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष महामहिम मान्यवर धम्म प्रकाश भारती जी और आज के इस वेबिनार के अध्यक्षा उपासिका अंजू कुमारी जी बौद्ध जी, और अभी बहुत ही अच्छे प्यारे आवाज में अंदाज में बोलने वाली रविता जी बौद्ध जी, BL कोलो जी, और सुंदर संचालन करने वाले DP अम्बेडकर जी, और हमारी प्यारी बेटी शशि बौद्ध जी, जिनकी वजह से मैं आज आपसे जुड़ पा रहा हूँ। आप सभी को मेरा हृदयपूर्वक नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो वेबिनार का विषय बहुजन सफरनामा के वर्तमान नायक। और वर्तमान नायक में तो बहुत सारे अभी उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा त्याग है। कई जो कि बामसेप के स्थापना में जिन लोगों ने त्याग किया, ऐसे कई खापर्डे जी है, ऐसे कई हजारों लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन को, इस समाज व्यवस्था बदलने के लिए आज भी कुछ कार्य कर रहे हैं। जैसे कि हमारे आदरणीय धम्म प्रकाश जी इस समाज व्यवस्था बदलने के लिए और इस देश के अंदर में जो सामाजिक समस्याएं अलग अलग विधाओं पे जो आज वेबिनार के हिसाब से या धम्म परिषद से लेकर धम्म प्रचार करने का मिशनरी काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा सराहनीय योगदान कार्य है उनका। तो बाबा साहब के आंदोलन के समय में ऐसे कई समाज सुधारक हुए हैं। इस सफरनामा के बाबा, ये बहुजन समाज के बहुजन सफरनामे में ऐसे कई लोगों का योगदान है, जैसे कि सयाजीराव गायकवाड़, छत्रपति शाहू महाराज जी, संत गाडगे महाराज, तो केशव कर्वे, ऐसे कई मानवों का बहुत बड़ा योगदान है। और जो बाबा साहब का जो इस विषम व्यवस्था के विरोध में बाबा साहब का जो आंदोलन चल रहा था, जातीय व्यवस्था खत्म करने के लिए, इस देश को समता मूलक समाज बनाने के लिए, समता स्वतंत्र दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। उस समय में तमिलनाडु से पेरियार स्वामी नायकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महाराष्ट्र में बाबा साहब को किर्लोस्कर कई लोगों का योगदान रहा है। तो उसमें हमारे उस समय में बाबा साहब को सबसे ज्यादा चाहने वाले, और ऐसे आज के जमाने में बहुत सारे संत हुए हैं, आज भी संत है, लेकिन उस जमाने में बाबा साहब के समय में जो संत जो हुए हैं वो मानवतावादी, विज्ञानवादी, दूर करने के लिए उन्होंने जद्दोजहद की। ऐसे हमारे उनको हम भूल नहीं सकते। ऐसे वो आज इतिहास में अजरामर बाबा साहब के नाम को बाबा साहब को बहुत मानते थे। तो ऐसे वैरागी मूर्ति संत गाडगे बाबा जी का जन्म 23 फरवरी 1876 को अमरावती जिले में हुआ था। और उसके पिताजी झिंगरो जी जानोरकर, उनकी माता सखुबाई थी, और उनके जो माता पिता, उसका जो पिताजी है वे
वो धोबी समाज में बिलोंग करते थे, धोबी समाज से आते थे। तो उनका जो पिताजी का जो देहांत हुआ, वो ये अंधश्रद्धा, पूजा पाठ, कर्मकांड, जो देवी देवताओं को मुर्गियां काटना, बकरियां काटना और शराब पीना, और शराब पी कर ही उनकी जो बहुत बुरी मौत हुई थी। तो उस पर जो संत गाड़गे बाबा का नाम जो डेबू था, तो उनके दिल पर जो उनके पिताजी का देहांत में बहुत परिणाम हुआ कि ये समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं और ये जो बड़े जो भंडोलदार है, इस जो साहूकार है, इस छोटे किसानों को जो लूट मार कर रहे हैं, और ये जो धर्म के नाम पर ये जो पूजा पाठ कर्मकांड जो हो रहा है धर्म के नाम पर, वो भी बहुत बुरी चीज है। तो उन्होंने उस समय में समाज को शिक्षा की आवश्यकता है, समता, सामाजिक जो भी सब लोगों को आर्थिक शैक्षणिक जो भी सहायता मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने कई बाबा साहब के जो आंदोलन में बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा। जहाँ जहाँ भी तीर्थ क्षेत्र होते, वहाँ पर जाके साफ सफाई करते, और जहाँ कुछ तालाब है उसको भी साफ सफाई करते, और साफ सफाई में विश्वास करते थे। और वे अंधश्रद्धा के घोर विरोधी थे, कर्मकांड के विरोधी थे, और उनका जो कार्य करने का उसका जो संदेश था, भूखे को खाना खिलाना चाहिए, पैसे को पानी पिलाना चाहिए, जो गरीब है, बेसहारा है, उनको कपड़े दवाई देनी चाहिए, आज जो बेकार लोगों को रोजगार मिले, ऐसे संत गाड़गे बाबा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो बाबा साहब भी उनको बहुत आदर करते थे। जब डेबू जी जो गाड़गे बाबा का जहाँ भी कीर्तन होता था तो बाबा साहब सुनने को जाते थे। तो एक बार ऐसे ही बॉम्बे के अंदर बाबा साहब का एक मोहल्ले में कीर्तन हो रहा था, और बाबा साहब जाके वहाँ बैठे, तो उन्होंने लोगों को कीर्तन में कह रहे थे कि भाई दिखने वाले भगवान को छोड़ के न दिखने वाले भगवान के पीछे जाने झूठे लोग होते हैं। तो आज का जो सच्चा भगवान अगर कोई है, आपने देखा है किसी भगवान को? तो बोले कि अभी तक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन अगर आपको देखना है तो आज हमारे राष्ट्र निर्माता, अगर भगवान जो है सही रूप में देखना है तो डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में देख सकते हैं। तो बोलो डॉक्टर अम्बेडकर के जय वो नारे लगा के जब बोल रहे थे, तो बाबा साहब को बहुत ही गौरवित तो मालूम हुआ ऐसा। और फिर बाबा साहब भी उनको उनको काफी सहयोग करते थे। तो बाबा साहब जब 1956 को जब धर्मांतर, जब बाबा साहब 1935 को जब उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू बोल के नहीं मरूंगा, तो ऐसा उन्होंने कहा था। तो बाबा साहब ने पहले गाड़गे बाबा का भी सलाह लेना उचित समझा, और उन्होंने जाके गाड़गे बाबा जी को पूछा कि बाबा, मैं अभी से हिंदू धर्म से मैं नहीं रहूंगा, कोई नया धर्म लेने वाला हूँ, मैं धर्म परिवर्तन करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मानवतावादी, समतावादी, जो कि हमें धर्म में हमको समानता का अधिकार मिले, ऐसा धर्म मुझे लेना है। तो आप बताइए गाड़गे बाबा कि मैं धर्म कौन सा लूं? तो गाड़गे बाबा बोले, मैं एक अनपढ़ गंवार आदमी, तुम इतने महान देश निर्माता हो, आज इतने बड़े मंत्री हो, और आप मुझे पूछ रहे हैं। लेकिन फिर भी चलो, आप जो मुझे बोल रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो दूसरे देश का धर्म जो है, जो कि इस्लाम है और क्रिश्चियन है, ये धर्म छोड़ के तुम भारत का कोई भी धर्म ले सकते, जो कि जैन है या बहुत जो भी है यहाँ का धर्म आप ले सकते, लेकिन ये दो धर्म न ले, ये मेरी आपको सलाह रहेगा, ऐसा उन्होंने सलाह दिया था। और जब बाबा साहब के नाम पर उन्हें कई धर्मशालाएं, कई कॉलेज बनवाए, हाई स्कूल बनवाए, और वो कई कोड़ी लोगों की सेवा करते थे, ऐसे उन्होंने अपना जीवन बिताया। और बाबा साहब के आंदोलन में बहुत बड़ा उनका सहयोग रहा। कर्मवीर विठल शिंदे जी, पंजाब राव, ऐसे कई लोगों का बाबा साहब के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। तो बाबा साहब का जब 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण हुआ, तो गाड़गे बाबा को जो पता चला कि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ है, तो उनको बहुत ही सदमा हुआ।
और उन्होंने भी बाबा साहब के इतना असीम प्यार करते थे कि उनका भी देहांत 20 दिसंबर 1956 को उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। ऐसे महान जो विज्ञानवादी, मानवतावादी, जो पूजा पाठ कर्म कांड को नकारने वाले और शिक्षा को भूखा रहो लेकिन वो अपने बच्चों को भूखे रहो लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, ऐसे बोलने वाले महान संत, ऐसे समाज सुधारक मानवतावादी संत गाडगे बाबा का उनका जो कार्य है भुला ही नहीं जा सकता। ऐसे कई लोगों को, महानायकों को हम भूल नहीं सकते और आगे भी चल के इस बाबा साहब के या भगवान बुद्ध के इस कारवां को, इस मिशन को आगे ले जाने के लिए आज हमारे समाज में कई लोग त्याग कर रहे हैं। वो सराहनीय, उनको मैं नीला सलाम करता हूँ, उनको जय भीम करता हूँ और इस मिशन को आगे लेके जाएंगे। और ये जो आज हमारे समाज के अंदर में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको एकता के सिवा ही, इस मिशनरी की सिवा अपना आगे नहीं ले जा सकते। इस परिवर्तनवादी युग में, इस विज्ञान युग में हमको एकता की जरूरत है, भाईचारे की जरूरत है, समन्वयता की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन जिसे कहते हैं हम लोग, उसको लेकर ही हम इस देश के अंदर में बाबा साहब के मिशन आगे ले सकते हैं। वरना आज हमारे सर पर जो मौत की तलवार मंडरा रही है, एकता की जरूरत है। और हमारे महापुरुषों के जो इस सफरनामा के अंदर जो योगदान है, उन लोगों को, उनके विचार, उनकी प्रेरणा लेकर ही हम आगे जा सकते हैं। इतना बोलते हुए, मुझे अधिक समय न लेते हुए, मुझे यहाँ पर वेबिनार में मुझे समय दिया शशि बौद्ध जी का और आदरणीय धर्म प्रकाश जी का, संचालन डीपी अम्बेडकर जी का, सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्रांतिकारी जय भीम करते हुए, भाई से भाई हरगिज लड़ा नहीं करते, रक्त समझ खुद का बुरा नहीं करते, माना कि सख्त अंधेरा हर तरफ लेकिन घर को जला के घर का दिया नहीं करते। इतना बोलते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय मधु बावलकर साहब। मैं आज के अंतिम वक्ता अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए बहन अंजू बोध जी, महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अध्यक्षीय उद्बोधन तक हैं। करुणा के सागर तथागत भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व पूज्य बाबा साहेब BR अम्बेडकर को नमन करते हुए, शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हुए, संतों में संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए, इस वेबिनार में जुड़े हुए इस RBM राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय श्रद्धेय धम्म प्रकाश भारती साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, आज के संचालनकर्ता माननीय DP अम्बेडकर साहब और बहुजन सफरनामा के बहुजन नायक के वेबिनार में जुड़े हुए आज के उपासिका रविता बौद्ध जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संगठन सचिव, माननीय BL कोहली जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मध्य प्रदेश, आदरणीय माननीय मधु बावलकर जी तेलंगाना, और आदरणीय मुकेश गौतम जी कार्यकारिणी कार्यालय प्रभारी हैं, आदरणीय शशि बौद्ध जी कार्यालय सचिव हैं, माननीय आदरणीय बादल सिंह बौद्ध जी जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं RBM के। इस वेबिनार में जुड़े हुए देश के प्रत्येक राज्यों से जो RBM के सदस्य हैं, जो कंटिन्यू जुड़ते हैं, उन सभी को
मैं कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए आज की जो अध्यक्षता का समय मुझे दिया गया है, तो पूरे टीम को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद करते हुए बहुजन सफरनामा, बहुजन नायक के जो सफरनामा जो आज चल रही है, ये 22 तारीख से चल रही है, इसमें हम कंटिन्यू जुड़ रहे हैं। कभी कभी किसी दिन हम नहीं जुड़े हैं, लेकिन हम जो जुड़े हुए हैं, जो जानकारी हमें मिली है, और मैं धन्यवाद और साधुवाद करती हूँ उपासिका रविता बौद्ध जी को, जिन्होंने बहन जी पे उनकी त्याग और उनके आंदोलन की जो बात कही है। मैं एक महिला के लिए बात कर रही हूँ कि एक महिला सिर्फ चप्पल और एक जोड़ी कपड़े में निकलती है घर छोड़ करके, तो एक आज के डेट में जेंट्स को तो जो कठिनाई संघर्ष करना पड़ता है वो तो करना ही पड़ता है, लेकिन एक महिला के लिए जो चैलेंज होता है वो सिर्फ अनुभव की जा सकती है, महसूस की जा सकती है। मैं संत सिरो, क्योंकि ये जो बहुजन नायक का सफरनामा है, इन्होंने व्यवस्था परिवर्तन के लिए जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी महानायक हैं, बहुजनों का महानायक हैं, वो सभी ने अपने अनुसार व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं। अगर हम संत गाडगे का 2 लाइन अगर हम बोले कि उन्होंने एक लाइन जो बोले हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है खोने के लिए, हमारे घर में टूटा हुआ एक बर्तन है उसको भी बेच दें और उसको बेच करके हम अपने बच्चे को शिक्षित करें और पढ़ाएं, स्कूल भेजें। संत गाडगे की लाइनें हैं। और छत्रपति साहू जी महाराज की जो आंदोलन था, उन्होंने भी व्यवस्था परिवर्तन की बात की है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए उन्होंने चौक चौराहे पे जिसको अछूत कहे जाते हैं, जिसको देखने से छूने योग्य नहीं है, उसके नाम से, उसके माध्यम से उन्होंने होटल खोला, उसमें अपने स्वयं जा करके वहां खाना खाया और उन्होंने दिखाया, पब्लिक को जागरूक किया। तो यह है व्यवस्था परिवर्तन की हमारे बहुजन नायकों की रणनीति। और सारे लोगों ने, अगर हम रामास्वामी पेरियार की बात करते हैं तो उन्होंने, मैं उनकी आंदोलन की बात करूं तो उन्होंने ट्रक पर देवी देवताओं को, जिसको हमारे बहुजन उससे मांगने के लिए उसको क्या बोलते हैं, अंधविश्वास में जो जकड़ा हुआ है और सब चीज वो देवता देवी से ही मांगता है, तो उसको उन्होंने ट्रक में भर के, ट्रक में बहुत बड़ा वो बैनर लगा के चप्पल जूते से मार मार के बाहर निकालते थे। ये था आंदोलन रामास्वामी पेरियार का। और उन्होंने कहा, शिक्षा पे जोर दिया, और उनका एक स्लोगन भी है कि, और अगर हम कांसीराम साहब की बात करें, आंदोलन की अगर बात करते हैं तो कांसीराम साहब की अगर बात करते हैं तो वहां है कि वो साइकिल पर चलते हैं, फोड़े पड़ते हैं, उनसे ब्लड रिस रहा है। ये था आंदोलन, ये था त्याग, जिसका परिणाम है कि 4 बार हमारी बहन जी मायावती मुख्यमंत्री बनी है, जिसके बारे में अभी हमारी बहन रविता बौद्ध जी ने पूरी जीवन संघर्ष उनका व्याख्यान दी है। तो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय सम्माननीय बहन जी हैं। हम अगर बिहार में हैं तो बिहार में एक नाम है जगदेव बाबू। तो जगदेव बाबू का भी जो आंदोलन था बिहार में, जहां की सामंतवादियों का मतलब आज भी असमानता चरम सीमा पे है। किसी के पास 100 बीघे जमीनें हैं तो कोई भूख, किसी के पास एक धूर घर के लिए जमीनें नहीं है। असमानता चरम सीमा पे बिहार में। और सामंतवादियों का तो समझिए यही बिहार में ही उसका गढ़ है। जंगल राज जो कहते हैं, जंगल राज की तरह यहाँ के जो मानसिकता है वो है। तो जगदेव बाबू की अगर हम बात करें, क्योंकि हम जगदेव बाबू का नाम इसलिए ले रहे हैं कि 2 फरवरी को जगदेव बाबू का जन्म जयंती है। तो उनका जो आंदोलन था, तो अपने अपने क्षेत्रीय, अपने अपने भाषा में, अपने अपने जगहों से जो आंदोलन लोगों ने शुरू किया है,
वो बहुत ही, जिसका परिणाम आज हम लोग हैं कि हम लोग बैठ करके वेबिनार में बैठ करके विचार मंथन कर रहे हैं। जगदेव बाबू का मर्डर हुआ है। जगदेव बाबू को पता था कि हमारी आज मर्डर होने वाली है और उनको रोका गया कि ये सम्मेलन आप मत करिए, लेकिन उन्होंने उस समय तक नहीं रुके कि मर्डर हो जाएगा तो हो जाएगा, और पुलिस ने उसे मारा है। और उनका भी जो आंदोलन था कि 100 में से 90 भाग हमारा है, और कुछ नारा उनका बहुत ही मार्मिक नारा था जगदेव बाबू का। तो ये सब जो है व्यवस्था परिवर्तन, और बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसियों का यहाँ सत्ता में आए और दलित पिछड़ों को टिकट दिया गया और एमएलए एमपी जीते गए यहाँ से पहली बार जगदेव बाबू के परिश्रम से, उनका आंदोलन से। तो ये है बिहार की बातें। और अगर हम बाबा साहब की बात करें, हम बाबा साहब के आंदोलन की बात करते हैं, तो जितने व्यवस्था परिवर्तन की जितने आंदोलन हुए, वो सारी आंदोलन कहीं न कहीं गौन हो गया, कहीं न कहीं बाधित हो गया, रुक गया, क्योंकि वो क्षेत्रीय था, एक जगह से था। बाबा साहब का जो आंदोलन था वो पूरे सेंट्रल लेवल का था, पूरे नेशनल लेवल का था, और नेशनल लेवल होने के नाते उन्होंने जो इससे पहले की जो व्यवस्था थी, मनु स्मृति को हटा करके जो यहाँ का आचार संहिता था उसको हटा करके, और उन्होंने संविधान को दिया और लागू किए। संविधान जब आया तो पूरे सेंट्रलाइज होकर के हमारे देश का कानूनी मान्यता जो मिली है, जो हमारे हक अधिकार की बात कही गई है वो लिखित रूप में, और ये कानून बना करके पूरा सेंट्रलाइज करके ये दिया गया है, जिसके माध्यम से हम लोग जो हैं यहां तक पहुंचे हैं। और हम आज इस कालखंड में जो हैं, इस कालखंड को भी याद किया जाएगा। इसलिए याद किया जाएगा कि जब लोकतंत्र दिया गया था, जब हमारा संविधान मौजूद था, उस समय हमारे लोग नहीं चेते, नहीं जागे, उसको फॉलो नहीं किए। जो बाबा साहब कहे थे उसको लागू नहीं किया गया। बाबा साहब जो मार्ग हमें बता के गए थे, बौद्धमय भारत की जो बात करके गए हैं, अधूरे सपने बाबा साहब को जो देख करके गए हैं, तो अधूरे सपने बाबा साहब के क्या थे? बौद्धमय भारत बनाना उनका सपना था, ये अधूरा रह गया है, और इसके लिए 22 प्रतिज्ञा दी गई है। इसको हमारा समाज हम नलायकी नहीं मान रहे हैं, और ये जो आज का जो कालखंड है इसे भी याद किया जाएगा आने वाला समय में। आने वाला समय वो बहुत दूर नहीं है, वो 24 के बाद जो कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं होगा, उसकी रणनीति चल रही है। संविधान की जो स्थिति है वो तो है, जगजाहिर है। तो ये भी याद किया जाएगा कि हमारे देश में जो हमारा संविधान था, लोकतंत्र था, उसको हम लोग नहीं बचा पाए थे। जब 24 के बाद चुनाव नहीं होगा और लाखों लाख संगठन, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा भी अपने तरीके से काम कर रही थी, लाखों लाख संगठन चल रहे थे, चलाए जा रहे थे, और सब दुश्मन के गोदी में जाके बैठे थे, संगठन चला रहे थे। और हम तो प्राउड फील करते हैं आदरणीय धर्मप्रकाश भारती साहब का, कि जिन्होंने ये आरबीएम को रात दिन कंटिन्यू चला रहे हैं। मैं उन सारे जो आरबीएम के पर्दा के पीछे जो काम कर रहे हैं, आदरणीय बादल सिंह बौद्ध, आदरणीय मुकेश गौतम जी, आदरणीय शशि बौद्ध जी, जो रात दिन कंटिन्यू लगी हुई हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि जिन्होंने कंटिन्यू चला रहे हैं। और ये समय याद किया जाएगा कि लाखों लाख संगठन था और एक लोकतंत्र, जिसकी वजह से हम करोड़ दलितों और ओबीसी माइनॉरिटी, जिसका हक, जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व की बात करती है, उसको हम लोग नहीं बचा पाए।
तो ये भी हमारे लिए ये कालखंड भी याद किया जाएगा। और हम ज्यादा न बोलते हुए हम अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। आप सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय अध्यक्ष जी। आपने अध्यक्ष जी उद्बोधन में भविष्य के लिए जो डेंजरस जोन संभावित आता जा रहा है उसके प्रति सभी साथियों को सचेत किया है। इतने संगठन होने के बाद भी अगर हम ये दो व्यवस्था नहीं बचा सकते तो हमारा काम करना व्यर्थ है। सफरनामा इसीलिए चलाया गया है कि हमको आखिर को करना क्या चाहिए और इतने संगठन लंबे समय से कर क्या रहे हैं, उनका परिणाम क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि उनकी प्लानिंग ऐसी नहीं होती जिस कारण से फील्ड पर अच्छे प्लेयर, मॉरल प्लेयर दिखाई नहीं देते हैं। इसके अपेक्षित परिणाम हमारे सामने नहीं आते। जनवरी का सफरनामा आज समाप्त होता है। कल संविधान वाचन रहेगा और फरवरी से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, गुरु घासीदास जी एवं जो भी अन्य संत फरवरी में जिनका जन्म है उन पर सफरनामा चलेगा, मुख्य रूप से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी से। तो आज के इस वेबिनार पर और जनवरी के सफरनामे पर मैं आभार व्यक्त के लिए माननीय साहब से अनुरोध करता हूं कि उत्साह वर्धन के लिए हमारे लिए 2 शब्द रखें। माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब। सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए बहुत बहुत आभार आदरणीय अंजू कुमारी बौद्ध जी का, आदरणीय रविता बौद्ध जी का, बीके कोहली साहब का, और तेलंगाना से जो हमारे साहब बोले उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जनवरी के महीने में बहन जी के जीवन पे चर्चा हुई है, पूज्य कपूरी ठाकुर जी के जीवन पे चर्चा हुई है, पूज्य जोगेंद्रनाथ मंडल जी के भी जीवन पे चर्चा हुई है। और ये जो बहुजन सफरनामा शुरू करने का मतलब है वो यही है कि जिन महापुरुषों का जीवन मानवता के लिए, नैतिकता के लिए जिन्होंने समर्पित किया, कुर्बान किया, बलिदान किया, हम उनको भी याद करें और हमारा आने वाला जो जनरेशन है, नई पीढ़ी है, वो भी संत गुरुओं के, महापुरुषों के जीवन से परिचित हो सके। तो चूंकि कल 31 जनवरी है और सोमवार का दिन है, तो सोमवार पे चर्चा होगी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान की चर्चा में भी ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ें। हमारे आरसी धीमान साहब जो संविधान का विश्लेषण करते हैं और उसको आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, उनकी शैली टू द पॉइंट बहुत अच्छी है। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम ये जानना चाहिए संविधान की, बड़ी जानकारी ना हो तो ये जो जानकारी आपके समक्ष रखी जा रही है ये जरूर उनको जाननी चाहिए। तो मैं यही अपील करना चाहूंगा कि कल संविधान वाचन में भी आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ें, और बहुत ज्यादा नहीं जोड़ सकते हैं तो एक एक व्यक्ति को जरूर जोड़ें। आज हम लोग 81 लोग जुड़े हैं और अभी भी मैं समझता हूँ 75 लोग मुझे सुन रहे हैं। तो अगर हम एक एक व्यक्ति भी जोड़ लेंगे तो भी हम 75 से 150 कर लेंगे।
तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। और फरवरी के महीने में संत रविदास और जो भी हमारे महापुरुष हैं, मैं सभी से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि फरवरी के महीने में जिन भी महापुरुषों का जन्म हुआ है तो आप उनको खोजें, अध्ययन करें और उसके बाद आप टाइम ले लें माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब से या केंद्रीय कार्यालय आगरा से, और आप सब लोग 10-10 मिनट 15-15 मिनट अपने विचार जरूर रखें। महापुरुषों के जीवन पे चर्चा करने के साथ साथ हमारा दूसरा मकसद ये है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर के तहत लीडरशिप भी डेवलप होनी चाहिए, नेतृत्व भी निकलना चाहिए राज्यवार, जिलावार, राष्ट्रीय लेवल पर। तो ये नेतृत्व भी तभी निकलेगा जब हमारे साथी अध्ययन करेंगे, अध्ययन करके उसको पूरे देश के साथियों के समक्ष उससे भाषण के माध्यम से उसे प्रस्तुत करेंगे। तो उसी से ये क्वालिटी समझ में आएगी कि कौन कौन व्यक्ति भारत में 140 करोड़ लोगों को दिशा दे सकता है, उनका नेतृत्व कर सकता है, उनको गाइड कर सकता है। तो ये दो मकसद भी हमारे हैं, हमारे बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं के जीवन के बारे में जानना, आने वाली पीढ़ी तक उनके जीवन संघर्ष को ले जाना और लीडरशिप तैयार करना। तो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, 9:20 होने को है। उन्हें सभी का एक बार बहुत बहुत आभार, और कल संविधान दिवस में आप लोग जुड़े, और फिर 1 फरवरी से हमारा फरवरी में जिन महापुरुषों का जन्म हुआ है उनके जीवन संघर्ष पर हम सब लोग मिलजुल कर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब, आज के विषय पर आपने मार्गदर्शन दिया। मैं सभी साथियों को माइक के